बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली कौन से टॉपिक हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले 10 दिनों में, आपको किस तरीके से काम करना है, इस सब पे ये वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाली है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको एक कॉपी और पेन उठाना है और उसके बाद जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंट को आपको समझना है। ये वीडियो रिगार्डिंग है कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या, आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है, उन सब चीज़ों को लेके। तो पहली बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है कि हमारे जो चैनल हैं, चैनल पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। बीएससी 6वें सेमेस्टर का पूरा सिलेबस भी कवर हो रखा है थ्योरेटिकल पोर्शन में, और एमसीक्यूज़ बेस में लगभग 700-800 एमसीक्यू उसमें है, और जिसमें से आपको 35 सवाल आपके एग्ज़ाम में आने हैं। इसके बाद दूसरी बात जो है कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक में क्या करना है कि आपको अपने 5 दोस्तों का एक ग्रुप बनाना है। इसमें आप उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम के लिए 10 दिन है, तो आपने क्या करना है, आपके 5 दोस्तों का ग्रुप है, उस दोस्तों के ग्रुप में क्या करना है, आपने उन पाँचों को कहना है कि 5-5 MCQs तैयार कीजिए आप। और 5-5 MCQs का मतलब ये है कि एक दिन में एक टॉपिक पे अगर 25 MCQs आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी भी तरीके से, तो आपके पास एक दिन में 25 MCQs होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 10 दिन के भीतर आप 250 करीब MCQs आपके पास हो जाएंगे, और वो बहुत इनफ है। 700-800 हमारे पास पहले से हैं, तो इतना एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। और इसी के साथ इसी को आपको अपनी स्ट्रेटेजी के तौर पे रखना है। पहली बात ये है। एक और बात, इसे आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकें। क्योंकि अगर आपको सही जवाब आता है, 35 सवालों के सही जवाब आते हैं, तो आपके 70 आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है तो तब थोड़ा सा 70 में से 70 लाना मुश्किल होता है, लेकिन अब नहीं है। एग्ज़ाम को लेके आपको क्या पढ़ना है इस बात को मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि आपके पास 6 यूनिट हैं, 3 इनऑर्गेनिक की हैं, 3 ऑर्गेनिक की हैं। इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ी यूनिट जो है वो है आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक में जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को ढंग से पढ़ते हैं तो ये मान लीजिए कि आप 15 सवाल करने वाले हैं। मेरा मानना लगभग ये मानना है कि इन दोनों टॉपिक से 15 करीब सवाल आपके बनने वाले हैं 35 में से। और 15 सवाल का मतलब है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। तो पहली बात ये है, ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं। उसमें जो पहला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को ढंग से देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हुआ, कभी कभी वो आपको सवाल दे देगा कि भाई यूवी की वेवलेंथ क्या होती है, या यूवी की एनर्जी क्या होती है, या फिर इस तरीके के यूवी का, आईआर का, एनएमआर का, मास का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आप उसे गूगल से पढ़ सकते हैं, आप उसे उससे भी पढ़ सकते हैं, अपनी 11वीं की किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ढंग से पढ़ लीजिए, एक सवाल वहाँ से बनेगा। अब यूवी में क्या है, यूवी में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन को ढंग से देख लेना। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या किस तरीके का सोर्स है, क्या रेफरेंस है, डबल बीम, सिंगल बीम, सब पढ़ लेना है। और यूवी में 2 टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। एक है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपको पता है सिग्मा है, पाई है, नॉन बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है। तो आपको पहला तो ये पूछ लेगा कि भाई किस सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा किस ट्रांजिशन को होने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या किस ट्रांजिशन का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। दो तरीके से तो ये सवाल हो गया। या फिर आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा, जैसे मेथनॉल उसने दे दिया, और आपको उसने पूछा कि मेथनॉल में कौन से टाइप का ट्रांजिशन होगा, तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल दे देगा, तो इधर से हो गया है। या फिर यूवी में वुडवर्ड फिशर रूल है। आपके पास डाई-इन के लिए भी है, कार्बोनाइल के लिए भी है, तो आपको दोनों के लिए वो पढ़ना है। इसके लिए बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए कि होमोसाइक्लिक है, ये होमोएनुलर है या हेट्रोएनुलर है। तो यूवी वाले टॉपिक में से इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़िया से देखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बढ़िया देखना, और विद एग्जांपल।
और उसके अलावा आपको देखना है वुडवर्ड फिशर रूल डाइईन के लिए भी और कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए भी, दोनों के लिए ही आपको वो प्रॉपरली देख लेना है। इसके अलावा क्रोमोफोर है, ऑक्सोक्रोमोफोम है, सिफ्ट है, बाथक्रोमिक है, हिप्सोक्रोमिक है, इनको देख लेना है। तो ये यूवी के भीतर इनसे सवाल बन जाएगा। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सवाल जहाँ से बनने के चांसेस है वो आपको आईआर फ्रिक्वेंसी पूछेगा। आपको 4 कंपाउंड दे दे, उनमें से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ये किसका है, आईआर फ्रिक्वेंसी किसका है। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है, कार्बोनाइल में आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइड है, ये इस तरीका एसिड है, इस तरीके इन सब की फ्रिक्वेंसी, ग्रुप फ्रिक्वेंसी याद कर दीजिए। ग्रुप फ्रिक्वेंसी याद करने का तरीका मैंने बता रखा है। ग्रुप फ्रिक्वेंसी से एक सवाल बनेगा, या फिर वो बता देगा कि आपको इफेक्ट दे देगा, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि आईआर में फ्रिक्वेंसी किस तरीके से चेंज हो गया, आईआर का इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, या फिर आपके पास आईआर में फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये सब बनता है आपका यहाँ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल। अब इतने में आपका यूवी और आईआर खत्म हो जाता है। यूवी में क्या पढ़ना है आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ना है, आपको वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है, और आपको पढ़ना है क्रोमोफोम, ऑक्सोक्रोमोफोम। आईआर में आपको फंक्शनल ग्रुप रीजन पढ़ना है, फिंगरप्रिंट रीजन पढ़ना है, और आईआर फ्रिक्वेंसीज पढ़नी है, और आईआर फ्रिक्वेंसी किस तरीके से चेंज होती है उस पर वीडियो डिस्कस हुआ है। तो ये आपका स्पेक्ट्रो का में से जो सवाल बनते हैं। अब आपके पास दूसरा जो चैप्टर है, एक और यूनिट है एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स। एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, उसमें एक रिएक्शन है जिसका नाम है आपका एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स में है क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन है। तो क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन को ढंग से देख लीजिए, उसके एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे वो सवाल कैसे दे देगा आपको, आप रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट निकालने के लिए दे देगा, और आपको कीटो फॉर्म और इनोलिक फॉर्म। तो इधर से यहाँ से सवाल बन सकता है, क्लेशन एस्टर कंडेंस से और कीटो इनोल्टेटोमेरिज्म से। अब आता हूँ मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे। अगर आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आता है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको 4 कंपाउंड पढ़ने हैं। एक पिरिडीन पढ़ना है, पायोल पढ़ना है, और आपका फ्यूरॉन पढ़ना है आपको, और थायोपीन पढ़ना है। पिरिडीन, पायोल, थायोपीन और फ्यूरॉन पढ़ना है आपको। इनमें क्या पढ़ना है, इन सब का ये देख लेना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इन चारों में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात किया जाए कि फ्यूरॉन में कौन से नंबर पे होता है, या फिर पायरोल पे किस नंबर पे होता है, पिरिडीन पे किस तरीके से अटैक होता है, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये 4 कंपाउंड है, इन 4 कंपाउंड को ढंग से पढ़ लीजिए। एंथ्रासीन भी पढ़ सकते हैं आप, नेप्थलीन पढ़ सकते हैं। तो पर फोकस आप 4 पे रखिए। फोकस आप जिस पे रखेंगे, पिरिडीन है, पायरोल है, फ्यूरॉन है और थायोफीन है। इनमें क्या कहा मैंने आपको, रेजोनेंस एनर्जी, एरोमेटिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अटैक किस पे, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, और थोड़ी 2-4 रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ देखेंगे। तो ये इतना काफ़ी होगा आपका किसके लिए, इसके लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। अगर मैं बायो इनऑर्गेनिक पे आऊँ, बायो इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। बायो इनऑर्गेनिक को आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, मतलब ये है कि आपको दिमाग में बिठाना है। पहला हो गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसेंशियल मेटल कौन सा है, आपके ट्रेस मेटल कौन से हैं, आपके कितने नॉन मेटल हैं, कौन है कौन नहीं है, इस पे एक सवाल बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा कि भाई किस मेटल की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, सोडियम की कमी से क्या होता है, कॉपर की कमी से क्या होता है, जिंक की कमी से क्या होता है, ये या फिर हो गया मेटल प्रेजेंट इन की क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, फोटोसिंथेसिस में कौन सा होता है, या ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा होता है। तो ये हो गया। या फिर रूल ऑफ मेटल्स कि सोडियम का क्या रूल है, पोटेशियम का क्या रूल है, जिंक का, कॉपर का, और इन सभी पे वीडियो डिस्कस हो रही है, यहाँ से सवाल बनेगा। या फिर होमोग्लोबिन, 4-5 कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, सल्फर आयरन सल्फर प्रोटीन है, जिनमें पैरोडॉक्सिन है, रुब्रोडॉक्सिन है, उनको देख लीजिए, वहाँ से सवाल बनेगा। और एग्ज़ाम से एक रात पहले आपको बायो इनऑर्गेनिक ढंग से पढ़नी है। ये मत सोचिए कि आपको बायो इनऑर्गेनिक में सब याद हो गया, आपको सब आगे। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत आसान भी है, बट
फिर भी बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप बायो इनऑर्गेनिक को ज़्यादा मतलब देखते जाइए, एक बार पलटते जाइए और आपका बात बन जाएगी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 से 7 सवाल बनेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनोमेटेलिक में आपके पास टाइप ऑफ कोई कंपाउंड उसने दे दिया और ये पूछा ये कौन सा है, कि ये आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक है या कोवेलेंट है, ये क्या है, इस पर एक सवाल वो पूछ लेगा आपसे। मेटल कार्बोनाइल है, मेटल कार्बोनाइल को कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। स्ट्रक्चर से एक सवाल बनेगा कि भाई मेटल बॉन्ड कितने हैं, या फिर आपका ब्रिजिंग में कितने हैं, टर्मिनल में कितने हैं, या फिर आपका इस तरीके फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा तो मेटल कार्बोनाइल से इतना, या फिर आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल और एन रूल, इनसे सवाल बनेगा। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए आपके पास लीगेंड आपको ढंग से समझ में आना चाहिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ढंग से देख लीजिए। एन रूल को वो 2 तरीके से पूछ सकता है कि डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है वो कि ये स्टेबल है कि नहीं है, या फिर इन चारों में से कौन 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या एन रूल को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से भी सवाल वो बना सकता है, घुमा फिरा सकता है उसको, तो इसको भी आपको देखना है। इसके अलावा 3 आपके पास कंपाउंड है। फेरोसिन है आपके पास, फेरोसिन में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है, कैसे चेंज होता है, वो सब जितना वीडियो में मैंने बता रखा वो बहुत ज़्यादा इनफ है। और आपके पास जीजे साल्ट है, जीजे साल्ट पे इम्पॉर्टेंट है। जीजे साल्ट पे तो आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं वीडियो से, बुक से, गूगल से, किसी से भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस मत कीजिए। या फिर इसके अलावा अगर ऑर्गेनोमेटेलिक में मैं आपसे पूछूं, बैक बॉन्डिंग हो गई, एमओ डायग्राम हो गया, तो ये सब आपका आने वाला है किससे, ऑर्गेनोमेटेलिक से, इसको नहीं मिस करना है। अब आता है ऑक्सीडेशन डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से समझ लीजिए। 21 से लेकर 30 तक, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बता दोगे कि कौन स्टेबल, किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है, या कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रिड्यूसिंग है, कब वो ऑक्सीडाइजिंग है। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन अगर दे रखे हैं, मोटा आइडिया अगर मैं आपको बताऊं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर वो आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग किस में होगा, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, लोअर में वो रिड्यूसिंग होगा। पर फिर भी हुंड रूल को अप्लाई करके देखिए, ये एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, इसी बात के भरोसे मत जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए। इसके अलावा आपके पास कुछ कंपाउंड है जैसे कि MnO4 है, K2Cr2O7 है, सोडियम नाइट्रोफोसाइड है। सोडियम नाइट्रोफोसाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर देख के जाइए। अगर आप जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आप उन सब टॉपिक को ढंग से पढ़ते हैं और जितना हमारे पास कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है इस चैनल पे, वो बहुत इनफ हो जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं कम नहीं, लगभग 20 से 25 सवाल हमारे जो चैनल है उससे बन जाएंगे आसानी से, क्योंकि हमने उतना उसको डिस्कस किया है। तो 20 से 25 सवाल कहीं नहीं गए, आप बढ़िया से पढ़िए। एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि इन टॉपिक में से जितने टॉपिक मैंने आपको बताए किसी में भी आपको दिक्कत है, आप बेझिझक करके कमेंट करके बताइए मुझे, और ये भी बता दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत हो रही है, आपको किस तरीके से काम करना है। इन 10 दिन में आप बस फोकस कीजिए और हो जाएगा, बढ़िया सा हो जाएगा। इसमें कोई ऊपर नीचे वाली बात होगी नहीं। आखिरी बात ये है कि हम सभी लोग बढ़िया करेंगे। आज के बाद मतलब आज है 11 सितंबर और 24 पेपर है 24 सितंबर को। तो इन 10 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली कुछ नई से नई वीडियो आपके सामने लाऊं। आप वीडियो ज़रूर देखो, बाकी लोगों तक शेयर करो, और थोड़ा सा 10-12 दिन का ही हमारा साथ है, तो उस 10-12 दिन के साथ को मुकम्मल बनाइए, बढ़िया बनाइए। आप सभी लोग बहुत बढ़िया करने वाले हैं। इसके साथ आप सभी लोग बढ़िया करेंगे। गुड लक, थैंक यू।